हाँ ठीक है। तो इसमें क्या लगा, आप थोड़ा शेयरिंग करिए अपनी ओर से, क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया, क्या इसके इम्प्लीकेशन है, प्रैक्टिकल लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है बताइए थोड़ा। ये ज़्यादा ये प्रैक्टिकल है कि एडम इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल है? ये रहना जो बोला है हमने, रहना हिरार्की। मतलब गति में आना, ऐसा। होना मतलब स्थिति में होना, रहना मतलब गति में आना, जब एक्चुअल में जब वो क्रिया में आएगा। ठीक है ना, होना मतलब नियम, और क्रिया मतलब रहना मतलब क्रिया में। नियम को जब अपन क्रिया में लाएंगे तो कैसे लाएंगे? तो हिरार्की मतलब क्या बोला आपने? हाँ, हिरार्की, हिरार्की क्यों बोला आपने? हायरार्की मतलब इसमें फिर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती है इसमें, कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी है, ये इसकी है, ऐसे। तो जैसे पूरी मानव जाति है, उसके लिए एक व्यवस्था बनेगी, तो 10 परिवार के लिए एक व्यवस्था बनेगी, फिर 100 परिवार के लिए एक व्यवस्था बनेगी, ऐसे ना। फिर ऐसा होगा कि एक 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 लेवल पर पूरी मानव जाति की व्यवस्था वहाँ से देख रेख हो रही है। ठीक है, तो व्यवस्था में ऐसा होता ही है ना, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है। ठीक है, कोई भी काम करते हैं तो ऐसे आता है ना। जैसे ये स्कूल है, अभी स्कूल को, पूरे स्कूल को देखना है, तो इसमें किसी एक लेवल पर कुछ लोग देख रहे होंगे, फिर किसी थोड़े से और बड़े लेवल पर कुछ और लोग देख रहे होंगे, और फाइनली कमल मंगल जी देख रहे हैं, है ना। ऐसा एक बन जाता है ना लेडर। ठीक है, और बताइए। अभी के जो व्यवस्था है उसमें लेडर ही है, वो हॉरिजॉन्टल वाला भाग नहीं है, वो भाव वाला भाग नहीं है, है ना। तो सिर्फ राजनीति है, धर्म नीति नहीं है हम लोगों के पास। मध्य दर्शन ने जो इंट्रोड्यूस किया वो धर्म नीति है, धर्म नीति को इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, तो व्यवस्था में दो भाग हमेशा ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब जड़ चीज़ आ जाती है तो सुरक्षा का भी एक जरूरत पड़ता है। कई जगह पे हम एकदम लूटना ही चाहते हैं इसलिए नहीं, है ना। कई जगह अपन ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, ऐसा एक स्पेशल ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, इसलिए भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है ना। मान लो जागृत मानव परंपरा हो गई, अब जो है ना, सब कोई शोषण नहीं करना चाहता, फिर भी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जो जड़ चीज़ है वो खराब हो जाती है, तो उसको खराब करना नहीं चाहते, लेकिन वो खुद से भी तो खराब हो ही जाती है ना। तो इसलिए सुरक्षा की जरूरत उसमें नेचुरली पड़ी जाएगी। ठीक है ना, अभी तो खराब कर ही दे रहे हैं ज़बरदस्ती, तो वो वाला भाग हट गया, वो वाला भाग हट गया, तो भी एक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना कि खराब ना हो, सब एक एक चीज़ का पूरी दुनिया में सही सदुपयोग हो रहा हो, उसके लिए एक व्यवस्था तो बनना ही पड़ेगा। ठीक है, और अर्थशास्त्र की बात, अपना हम्म, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की बात की। हम्म, छोटे पैमाने पे स्वाध्याय परिवार में हम्म, जो योगेश्वर कृषि कहते हैं हम्म, गांव में, हम्म, वो थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, गांव के लोग उसमें खेती करते हैं, और जो उत्पादन होता है वो गांव को, ज़रूरतमंद को एक समान बांट दिया जाता है। हम्म, थोड़ा बहुत किसान प्रयोग स्वाध्याय परिवार में हुआ था, हम्म, वो ऐसे कोई नहीं, गांव के लिए ही, गांव की ज़मीन, हम्म, गांव के ही लोग साथ मिल के करते थे, ऐसा थोड़ा बहुत हुआ था। वो ध्यान में आया तो मैंने बताया। ठीक बात। ठीक है, तो जो एडम स्मिथ है उसको इस चीज़ का अनुमान था कि इसमें हमेशा ही तिकड़म लग जाएगी डिमांड सप्लाई में, है ना। और इसमें ये ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारे लोगों के पास में बहुत कम रिसोर्स हो जाएंगे, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स हो जाएंगे। तो उसने दो चीज़ सोचा, एक तो ये है कि भाई अभी ऑलरेडी ऐसा है ना। तो जो एकदम पावर से जो चला रहे हैं, शासन जो चला रहे हैं, उनके पास में ऑलरेडी ज़्यादा ही है ना। तो वो एकदम ही फ्लैट था, एकदम कुछ ही लोग राजा और मंत्री होंगे और बाकी सब फ्लैट ही है। तो उसने कहा थोड़ा तो पिरामिड बनेगा, है ना। और दूसरा जो उसने ऐसा सोचा है कि फिर भी संभावना तो है कि इसमें पूरा गड़बड़ होगा और बहुत सारे लोगों का बहुत शोषण होगा। तो उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया
इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड मतलब अगर सभी लोग जो है वो कंपटीशन करेंगे और उनके बीच में फेयर कंपटीशन अगर होगा, सबको अगर कंपटीशन करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, या इक्वल नहीं बोले तो फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर ये एकदम ही शोषण हो रहा होगा सबका, ऐसा नहीं होगा, है ना। या पीछे से कोई एक ऐसा नियम काम करता है प्रकृति का जो बैलेंस करता है, ऐसा उसने उस नियम को पीछे से ऐसा मेंशन किया है इनविजिबल हैंड करके। तो इस इनविजिबल हैंड में मतलब बेसिकली उसने डार्विन से उठाया कि भाई पूरा सारे जानवर और जीव जंतु आपस में संघर्ष कर रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई एक इनविजिबल हैंड है, उसमें सब जानवरों का और जंगल का विकास ही हो रहा है, ठीक है ना। तो उसने कहा अगर मानव भी उस नियम को लेकर आएगा तो फाइनली सभी मानवों का विकास ही हो रहा होगा, ऐसा उसने अनुमान लगाया, ठीक है ना। तो ऐसा कोई इनविजिबल हैंड काम करता नहीं है। तो उसने जो अनुमान लगाया है कि जंगल के पीछे, जानवर के पीछे कोई ऐसा इनविजिबल हैंड है जो सारे जानवर आपस में संघर्ष करेंगे तो भी सबका विकास हो रहा होगा, तो ऐसा कोई संघर्ष के अर्थ में, शोषण के अर्थ में कोई इनविजिबल हैंड नहीं है। जो इनविजिबल हैंड है वो सहअस्तित्व के अर्थ में है ना। वो इनविजिबल हैंड तो ठीक था उसका, पर जो है उसने माना कि शोषण वाला इनविजिबल हैंड काम कर रहा है, जबकि वहाँ पर इनविजिबल वाला हैंड नहीं है, वहाँ पर सहअस्तित्व वाला हैंड है ना। कोई पीछे से एक सहअस्तित्व का नियम काम कर रहा है, उससे फिर सारे जीव जानवर जंगल का विकास हो रहा है ना। तो उसने उस नियम को मान के और मानव पे लगाया, तो मानव में तो फाइनली यही निकल के आया है कि हम जो है सारी धरती को बर्बाद करके बैठ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है, इसमें जो है हर कुछ साल बाद जो है वहाँ पे रिसेशन आ जाता है, उस रिसेशन के बाद जो है वो अर्थव्यवस्था और ज़्यादा खराब होती जाती है, नहीं। तो जैसे अभी सबसे ज़्यादा लोन में कौन कंट्री है, यूएस है ना। उसके ऊपर कई ट्रिलियन डॉलर का लोन है। तो कोविड आने के पहले 17 ट्रिलियन डॉलर का लोन था उसके ऊपर, है ना। कोविड के बाद वो जो है ना खर्च किया बहुत सारा पैसा, तो अभी तो वो पता नहीं कितना हो गया, शायद 25 से ऊपर हो गया है वो, है ना। तो वो 17 भी जो है लोग डाउट कर रहे थे कि ये चुकाएगा कैसे, है ना। 25 तो अभी बहुत आगे निकल गया। और अभी ये जो जितने भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, है ना, ब्रिटेन है और ये सब हैं, इनका भी जो लोन है और उसका जो इंटरेस्ट है वो सब इनके जीडीपी के कंपैरिजन में ही जा रहा है लगभग। और वो जैसे ही जीडीपी से ज़्यादा आता है तो थ्योरेटिकली वो इम्पॉसिबल हो जाएगा चुकाना। और ऐसा मान रहे हैं कि 40-50 के आसपास जो है वो ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। तो ये जो बढ़ता ही जा रहा है वो, जब से इस वाली अर्थव्यवस्था को लगाए लोग, और उसमें भी फिर वो जो थोड़ा बहुत सोने के आधार पे था, है ना, पैसा 70 के बाद उसको फ्लोटिंग मनी कर दिया, है ना। उसके बाद से शुरू हुआ ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा। तो तब से जो है वो लोन बढ़ते ही जा रहे हैं सारे कंट्रीज़ के, क्यों, क्योंकि वो सोने वाला भी काम नहीं कर रहा था बहुत, तो उसको हटा के वो ये लेके आ गए, मनी में भी डिमांड सप्लाई लगा दी है कि किस कंट्री की ज़्यादा मनी का डिमांड होगा उसी का ज़्यादा प्राइस होगा, है ना। पर उसके बाद भी बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी अब तीसरा को समझ भी नहीं आ रहा है, धीरे धीरे करके हर टाइम पर ऐसा फेल होता ही रहा है। जैसे 32 में वो ग्रेट रिसेशन आया था ना, डिप्रेशन बोलते हैं उसको, 1932 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, है ना। तो उसके टाइम पे इकोनॉमिक्स का पूरा सिद्धांत चेंज किए थे, शायद गोल्ड को लेकर आए थे उस टाइम पे, है ना। फिर 70 के टाइम पे वो गोल्ड वाला पॉलिसी फेल हो गया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो रही थी बुरी तरह से, तो फिर ये गोल्ड को हटा के वो लेकर आ गए। अब सारे जो भी तर्कस थे जो सब चला दिए लोगों ने बाण, है ना। अभी जो इस इकोनॉमी को बचाने के लिए तीसरा कोई तरीका नहीं है अभी। भाई धन से हटा के गोल्ड पे लेके आ गए, गोल्ड से लेके और वो एकदम ही फ्लोटिंग मनी कर दिया, है ना। उसके मूल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्योर डिमांड सप्लाई हो गया। पहले कम से कम गोल्ड तो था रियल वस्तु, अब उसको भी हटा दिए। गोल्ड भी प्रतीक ही था, पर गोल्ड तो था, पैसा तो बिल्कुल ही छापने वाली चीज़ है, तो उसी को लेकर आ गए। अब वो भी बहुत काम नहीं कर रहा है। कुछ समय बाद जो है इनके मतलब एक भी देश ने डिक्लेयर कर दिया, या उसका अगर ऐसा निकल गया कि जीडीपी जो है ऊपर निकल गया उसके, मतलब लोन जो है जीडीपी से ऊपर निकल गया, जो कि बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का हो ही सकता है कभी भी, तो पूरा क्रैश कर जाएगा इकोनॉमी, है ना, थ्योरेटिकली। तो वो सर्वाइव कैसे करेगा इकोनॉमी, किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, किसी भी इकोनॉमिस्ट के पास कोई आइडिया नहीं है कि ये सर्वाइव कैसे करेगा इकोनॉमी। बस लोगों को पता है कि ये नहीं रहेगा तो कुछ और है नहीं, इसी के लिए चलता जा रहा है वो।
तो अमेरिका जो है वो हमेशा ही बहुत बड़ा लोन ले सकता है और उसको हमेशा ही लोन देंगे लोग, क्योंकि वो क्रैश कर गया तो सब क्रैश कर गए। भाई मान लो अमेरिका दिवालिया घोषित कर दे कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, है ना, अब उसके ऊपर लोन किसका है? पूरी दुनिया का है। तो पूरी दुनिया दिवाली हो गई ना, तो केओस हो गया पूरा, जो एडम स्मिथ के ज़माने के टाइम पे भी नहीं था, उतना बड़ा केओस हो गया, है ना। तो वो क्रैश नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो हमेशा ही उठा सकता है लोन। अच्छा, कोई और कंट्री ऐसा नहीं कर सकता, इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। हमारा लोन जो है जीडीपी से बहुत, है ना, कम है, पर हम इतना ज़्यादा लोन ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास वार नहीं है, वार हेड नहीं है हमारे पास इतना, नहीं। तो कुल मिला के उसके पास पावर है, इसलिए वो हमेशा ही इतना बड़ा लोन ले सकता है ना। मेक्सिको नहीं ले सकता है ऐसा। मेक्सिको ने 1980 में दिवालिया घोषित कर दिया था अपने आप को। उसने कहा कि भाई हमारे पास तो इतना है नहीं, है ना, हम दे नहीं पाएंगे। तो किसने? तो वो अमेरिका के बैंकों ने दिया था पैसा उसका, उस कंट्री ने दिवालिया घोषित कर दिया अपने आप को, मेक्सिको ने। उसी के साथ जो है वेनेजुएला और 3-4 लोगों ने घोषित कर दिया। तो बैंक ही डूब गया यूएस का। अच्छा, बैंक डूब गया तो पूरा यूएस का अर्थव्यवस्था डूब गया। तो कैसे संभाला उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई पहले तो इन बैंकों पे कार्रवाई करनी चाहिए थी उसको, कि भाई क्यों दिया उसको इतना, है ना। लेकिन भाई अमेरिका तो अमेरिका है, तो उसने वो मेक्सिका, वेनेजुएला, उनके पूरे रिसोर्स पे कब्जा कर लिया। भाई तुम डूबे हो ना, गलती बैंक की थी एक्चुअल में। अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के हिसाब से गलती बैंक की मानी जाती है। अगर आप डूब गए, आपने दिवालिया घोषित कर दिया, तो बैंक को उसको उठाना पड़ेगा पैसा, क्योंकि इसी का ही पैसा कमा रहा है ना वो। उसको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। पर वो बैंक को न उठा के उसने डाला उसको मेक्सिको, वेनेजुएला पे, कि तुमने जो है रिसोर्स ठीक से यूज़ नहीं किए, पैसे वैसे लिए, और करप्शन तुम्हारे पास में ये है वो है, तो हम तुम्हारी सरकार चलाएंगे और तुम्हारे रिसोर्स जो है हम यूज़ करेंगे। अब मान लो अमेरिका ऐसा डूब जाता है, तो अमेरिका के लिए कोई ऐसा बोल नहीं सकता ना, इसलिए अमेरिका ऐसे नहीं डूबेगा, है ना। ऐसे मेक्सिको डूब जाएगा, इंडिया भी ऐसा किया तो डूब जाएगा, पर अमेरिका नहीं डूबेगा ऐसे। तो पूर्ण कुल मिला के अर्थव्यवस्था का इतना ही है कहानी, ठीक है ना। डॉलर अगर डूब जाता है तो लोगों को डर लग जाता है, क्योंकि डॉलर डूबा तो हम भी डूब जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि सब भेड़ हैं, तो भेड़ को कोई गडरिया चाहिए ना चलाने वाला है। तो गडरिया डूबा तो भेड़ का क्या होगा? तो उधर डॉलर डूबने लग जाता है, तो पूरी दुनिया कोशिश करती है कि डॉलर जो है वापस आ जाए, है ना। सबको लगता है हम सब डूब जाएंगे, अमेरिका नहीं रहा तो हम सब डूब जाएंगे, है ना। या डॉलर डूब गया तो फिर उधर येन आगे आ जाएगा चाइना का, तो फिर हमको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से चल रहा है पूरा, इसमें कोई भी नियम नहीं है, एक ही नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही नियम है इसका। और ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, पूरा इंडिविजुअल हैंड है पीछे से ना, किसी को कुछ नहीं पता कैसे चलेगा। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी पोल पट्टी है क्लाइमेट चेंज। अभी तक जितना भी चल रहा है वो, मान लो धरती साथ नहीं दे रही है आपका, अब क्या करोगे? सबसे बड़ा पोल पट्टी धरती के हाथ में। अब वो लोगों को भी धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि तिकड़म लगा के आपस में शोषण कर कुरा के मानव जाति तो कर ले रही है ना। पर अब धरती अगर मानव जाति का साथ नहीं दिया तब कैसे चलेगी अर्थव्यवस्था? तो अभी ये लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि हम मान लो वेनेजुएला को लूट लेंगे, मेक्सिको को लूट लेंगे, है ना, सारे अफ्रीका को लूट लेंगे, सारे लैटिन अमेरिका को लूट लेंगे, है ना। लेकिन मान लो लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं रहा तो क्या करेंगे?